लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 44 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। शारदा ने बहुत ही सादा लिबास धारण किया था। सफेद सिल्क की सलवार और कमीज और उस पर सफेद ही दुपट्टा। वो प्रत्यक्ष ही शरद ऋतु की देवी बन रही थी। इधर 3-4 मास से जुगनू ने उसे देखा नहीं था। आज जो देखा तो जैसे उसकी संपूर्ण चेतना को शारदा की वो मूर्ति आहत कर गई। उसे आज शारदा में बहुत परिवर्तन नजर आ रहे थे। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे एकाएक इन्हीं 3-4 महीनों में उसकी जवानी अधिक उभर आई है। वो दूर ही दूर से उसे ललचाई नजरों से देख रहा था। वो इस जुगत में था कि एकांत में उससे दो बात करे। एक कीमती फाउंटेन पेन भी वो उसके लिए खरीद लाया था। उसे भी वो एकांत में ही उपहार स्वरूप देना चाहता था। यद्यपि उसकी ये अभिलाषा बहुत ही भोंडी थी, परंतु उसे जिस बात का भय था वही हुई। सामने ही उसकी नजर परशुराम पर पड़ी। वो एक बड़े से पत्थर का सहारा लिए लॉन पर लेटा हुआ कोई पुस्तक पढ़ रहा था। जुगनू उसकी नजर बचाकर खिसक जाना चाहता था, परंतु परशुराम ने उसे देख लिया। उसने पुकारा, इधर ही चले आइए मुंशी जी, ये बहुत अच्छी जगह है। हाथ की सिगरेट फेंककर जुगनू को उधर जाना पड़ा। यथासाध्य मित्रता के भाव प्रकट करने के लिए हंसते हुए उसने कहा, नमस्कार मास्टर साहब। ये क्या, आप सबसे अलग अपनी दुनिया बसाए यहां पड़े हैं? कहिए, मिजाज कैसे हैं? मिजाज अच्छे हैं? आप अपनी कहिए, आजकल तो फसल के दिन हैं, है ना? कैसी फसल? जुगनू ने पूछा। अजी चांदी की। परशुराम ने हंसते हुए कहा। लेकिन मैं तो आपका मतलब बिल्कुल नहीं समझा। जुगनू ने कहा। तो जाने दीजिए, ये कहिए, पसंद आई आपको ये जगह? परशुराम ने कहा। अच्छी जगह है साहब, बहुत अच्छी। मैं तो हैरान हूं। देखिए किस कदर मोटी मोटी दीवारें, मेहराब, पुराने जमाने के लोगों की यादगार है। यहाँ आते ही पुरानी दुनिया की याद आ जाती है। पुराने बादशाह किस तरह रहते होंगे, इन बातों पर दिमाग दौड़ने लगता है। तो देखिए और दिमाग दौड़ाइए। कितने भद्दे होंगे ये मनहूस महलात। इतनी मोटी मोटी दीवारें, बेतुके मेहराब, भौड़े गुंबज, और इनके साए में कितने जुल्म, कत्ल और बलात्कार हुए होंगे, कौन जाने। लेकिन साहब, आजकल के लोग ऐसे महलात नहीं बना सकते। कैसे बना सकते हैं? आजकल जब बिजली के प्रकाश से दुनिया जगमग कर रही है तो कौन मिट्टी का दिया जलाएगा? पर बहुत लोग पुराणपंथी होते हैं। वे हर पुरानी चीज में एक विशेषता देखते हैं और समझते हैं ऐसी चीजें आज नहीं बन सकती। आप भी शायद वैसे ही विचार रखते हैं। देखता हूं आप इतिहास के अच्छे जानकार हैं। जी, मैंने इतिहास ही में थीसिस लिखा था। खासकर दिल्ली के पुराने इतिहास में मेरी खास दिलचस्पी है। ये क्यों भला? दिल्ली के समान रहस्यों से परिपूर्ण, राजनीतिक ताने बाने का पेचीदा पुराना शहर और कौन होगा? गुलामों, पठानों, खिलजियों, सैयदों और मुगलों के कितने उतार चढ़ाव दिल्ली ने देखे। कितने कत्लेआम यहाँ हुए। कितनी बार दिल्ली बसी और उजड़ी। कितनी कड़वी मीठी यादगारें यहाँ सो रही हैं। कितने ऐतिहासिक तथ्य यहाँ जमींदोज हैं। इसी से कुछ रुककर परशुराम ने जुगनू की ओर देखा, फिर कहा, आज जमाना बदल गया। अंग्रेजों ने नई दिल्ली बसाई। इसे नई दुनिया ही कहा जा सकता है। पर पुरानी दिल्ली में अब भी मुगल प्रभाव बना हुआ है। वहां के पुराने रईसों के रहन सहन, चाल चलन, बातचीत, सभी में मुगल प्रभाव है, यहां तक कि सोचने विचारने में भी। परंतु आप ये कैसे कह सकते हैं? आज की पुरानी दिल्ली भी नए रंग में रंग गई है। केवल बाहर ही से। आप अपनी बात ले लीजिए। इन बेडौल खंडहरों पर आप मोहित हैं। आपका ख्याल है पुराने जमाने के इन महलात का मुकाबला आज का स्थापत्य नहीं कर सकता? ये क्या इस बात का प्रमाण नहीं है कि आपके खून में मुगल प्रभाव कायम है और आप दिल्ली की हर पुरानी चीज को आज भी प्रत्येक उत्तम वस्तु की अपेक्षा प्रशंसा की नजर से देखते हैं? परंतु ये क्या मेरा दोष है? आपका इसमें क्या दोष है? यहाँ के वातावरण में विगत युग की बू बास भरी हुई है। भूले हुए जमाने की टूटी फूटी स्मृतियां अज्ञात भाव से ही हमारी चेतना को प्रभावित करती रही हैं। और ऐसे प्रत्येक आदमी के मन में, जिसमें अपनी सूझबूझ की कमी है, विस्मृतियां अपना घर किए बैठी हैं। ऐसे लोगों में ना तो इतनी विवेक बुद्धि है कि वे वस्तु का तुलनात्मक अध्ययन करके उसका सही मूल्यांकन कर सके, न ही वे नए युग के वैज्ञानिक विकास को कुछ समझते हैं। बस वे पुराणपंथी बन जाते हैं। जुगनू के मुंह पर ये एक करारा तमाचा था, पर उसमें इस तथ्य को भी समझने की योग्यता न थी।
उसने कुछ शंकित से चित्त से कहा, आप शायद ठीक कहते हैं, परंतु नई दिल्ली के विषय में आपके क्या विचार हैं? वो तो गुलामों का पिंजरा पोल है, या कहना चाहिए कि एक शानदार चिड़ियाघर है। जो जानवर जिस खसलत का देखा, उसके लिए उसी की सुख सुविधा और रहन सहन के उपयुक्त पिंजरा बनवा दिया। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े शानदार महल, बैंक, इंस्टीट्यूशन, सब लिफाफा है। दुनिया की नजरों से ये छिपाने के लिए कि हम भूखे, नंगे और कमजोर हैं। जनता टैक्सों के असह्य भार से दबी जा रही है। न उसे ठीक अन्न मिलता है, न जल। सब चीजों का अभाव, सब बातों की अव्यवस्था। ये आज की दिल्ली शहर नहीं है, आदमियों का जंगल है। छोटे से बड़े तक प्रत्येक को अपनी असुविधाओं की शिकायत है। परंतु हमारी स्वदेशी सरकार विदेशी मेहमानों की नजरों में छोटा नहीं बनना चाहती। वो शहर के लोगों की भूख और तकलीफों पर पर्दा डालकर इन इमारतों, बैंक, बिल्डिंगों और चमचमाती सड़कों की शान दिखाकर उन पर अपना रुआब डालना चाहती है। आपके कहने का मतलब शायद ये है कि नई दिल्ली में भारत के दर्शन नहीं होते। कहाँ होते हैं? कहीं दिख पड़ी आपको वहां दरिद्रता की कोई झलक? आधे पेट भोजन करने वाले, फटे कपड़ों से अपनी शर्म ढकने वाले, जिनसे ये समूचा भारतवर्ष पटा पड़ा है। वहां तो आप शानदार दुकानें देखेंगे, विदेशी श्रृंगार और सजावट के सामानों से भरी हुई। एक से बढ़कर एक फैशन परस्त तितलियों सी मॉडर्न रमणियां अपने कपड़ों से फट पड़ने वाली यौवन की बहार दिखाती हुई, और टाई फरफराते अफसर लोग और उनकी मोटरों की कभी न समाप्त होने वाली कतारें। आप जानते हैं ये सब क्या है? आप ही बताइए। विदेशियों की आंखों को भूखे और परेशान भारत की झूठी शान और नकली ऐश्वर्य दिखाने का ढोंग, और भारतवासियों की आर्थिक, मानसिक, राजनीतिक पूर्णता का प्रचार करने का हथकंडा। इसके अतिरिक्त एक बात और। वो क्या? कमअक्ल, रूप के दीवाने, नौजवान लड़कियों के शिकारी नौजवानों के लिए नई दिल्ली एक ऐसी शिकारगाह है जहां ढेर पॉलिश्ड लड़कियां आसानी से मिल जाती हैं। जुगनू ने हंसने की चेष्टा की। वो अपनी रसिकता प्रकट करना चाहता था, परंतु परशुराम के तेवर देखकर ठंडा पड़ गया। परशुराम ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आपने एक बात पर विचार किया? कौन बात? नई दिल्ली में दो नई जातियों का निर्माण हो रहा है। ये दो नई जातियां कौन कौन सी हैं? एक अफसर की जाति, दूसरी क्लर्क की। दोनों ही पतलून पहनते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं और अंग्रेजी ढंग से रहना पसंद करते हैं। सिर्फ दोनों में अंतर इतना ही है कि एक को तनख्वाह अधिक मिलती है और दूसरे को कम। हैं दोनों ही नौकर, पर अधिक तनख्वाह पाने वाला कम तनख्वाह पाने वाले को अछूत समझता है। वो उसके पास उठना, बैठना, खाना पीना पसंद नहीं करता। न बेचारा क्लर्क अफसर के सामने कुर्सी पर बैठ सकता है, न सिगरेट पी सकता है। बिल्कुल उसकी वही दशा है जो कभी सुल्तानी जमाने में हिंदुओं की थी, कि न घोड़े पर चढ़ सकते थे, न अच्छे कपड़े पहन सकते थे। सरकारी मकानों में भी भेदभाव प्रकट है। अफसरों के शानदार बंगले हैं, पर बेचारे इन क्लर्कों के लिए क्वार्टर, यानी छोटे छोटे घोंसले, जहां वे लस्टम पस्टम अपनी बाबूगिरी की जिंदगी घसीटते हुए जीवन के अंतिम ध्येय 55 साल तक चलते ही चले जाते हैं, बशर्ते भूख और अभाव उन्हें इससे पूर्व ही मौत के सुपुर्द न कर दे। जुगनू अभिभूत सा होकर परशुराम की बातें सुन रहा था। ये बातें उन बातों से भिन्न प्रकार की थीं जिन्हें वो अपने दोस्त नवाब या शोभाराम से सुना करता था। उसने कभी तस्वीर के इस रुख पर ध्यान भी नहीं दिया था, और अब परशुराम की बातें उसके दिल पर हथौड़े की चोटें कर रही थी। परशुराम ने फिर कहा, जाने दीजिए नई दिल्ली को। आप तो इस वक्त पुरानी दिल्ली के प्रमुख नगर पिता हैं। कि आपने नहीं देखा कि रात को 2 लाख नर नारी पटरियों और सड़कों पर सोते हैं, जिनका न घर बार है, न ठिकाना। गर्मी में तो खैर जो जहां पड़ जाए गनीमत है, पर सर्दी और बरसात में इन पर कैसी बीतती होगी, क्या आपने इसके विषय में सोचा? मेरे सामने तो अभी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। अर्थात आप इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं कि नगर में कितने लोग बेघर बार हैं। हो सकता है काफी हो, पर सबको मकान दिए कहाँ से जा सकते हैं साहब? आपको ये तो मालूम ही है कि पार्टीशन के बाद शरणार्थी लोग बुरी तरह दिल्ली में भर गए। तो आप उन्हें दिल्ली से निकाल बाहर करने की चिंता में हैं? नहीं नहीं, धीरे धीरे सभी बंदोबस्त होगा। परंतु मैं उन शरणार्थियों की बात नहीं कहता जो पटरियों पर अपने अपने घोंसले बनाकर पुरुषार्थी बन गए हैं। मैं तो उन मजदूरों और भिखारियों की बात कहता हूं जो दिल्ली में ही मुद्दत से रहते हैं और जिनके पास खड़े होने का भी ठिकाना नहीं है। परंतु नई दिल्ली में तो आपको शायद ये सब दृश्य देखने को नहीं मिल सकेंगे।
इसी से मैं नई दिल्ली से घृणा करता हूं। वहां गरीबों को रहने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सब विदेशी प्रभाव, कुछ मुगल हरम की शान शौकत और कुछ अंग्रेजियत की तड़क भड़क। यद्यपि वहां के सब क्लर्क अफसरों के गुलाम हैं, पर कहलाते हैं साहब लोग ही। साहबों की भांति वे रहते खाते पीते हैं, सिर्फ रंग से लाचार हैं। जब ये काले साहब लोग नई दिल्ली के सार्वजनिक स्थानों पर अंग्रेजी में बातचीत करते नजर आते हैं, तब ये स्पष्ट हो जाता है कि अभी नई दिल्ली का भारतीयकरण होने में देर है। आपका मतलब यह है कि नई दिल्ली भारत का शहर ही नहीं है? मेरा मतलब यह है कि बृहत्तर भारत से इसकी तनिक भी सांस्कृतिक समता नहीं है। ये बातें हो रही थीं कि लंच तैयार हो गया। सूचना पाकर सब लोग लॉन पर जा बैठे। भारतीय अभारतीय सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ थे। दिल्ली की दाल मोठ और सोहन हलवा, खस्ता कचौड़ी और पंजाबी छोले, पिस्ता बादाम की लौंज, स्पंज रसगुल्ले, पेस्ट्री, सैंडविच, पुडिंग, दही बड़ा। खूब हंसी दिल लगी कहे ठहाकों के बीच लंच खत्म हुआ। लंच के बाद पान सिगरेट की बारी आई। फिर निमंत्रित लोग अलग अलग टुकड़ियों में होकर, कोई छाह में, कोई लॉन पर, कोई बरामदे में, कोई भग्न मंडप में बैठकर गपशप, ताश और सिगरेट का आनंद लेने लगे। नौकर लोग उन्हें जो जहां था वहीं गर्म कॉफी पहुंचा रहे थे। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 44, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।